हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इसीलिए पहले से ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के देव को दिखाया जाता है और उसके साथ हमें एक बीस्ट को भी दिखाया जाता है, जहाँ देव और बीस्ट के बीच काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आकर देव के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करता है, मगर वहां पर उसे एक जोरदार किक मार के पीछे फेंक देता है, जहां हम उस बीस्ट को देखते हैं जो माउंटेन से टकराकर नीचे गिरता है। तभी हमें वापस से देव को दिखाया जाता है, जहां देव कहने लगता है कि आखिरकार 10 साल बाद मैंने इसे हरा ही दिया। और ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जा रहा होता है, जिनके बीच में एक फाइट चल रही थी। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम टीना और लड़के का नाम मैक्स पता चलता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर टीना और मैक्स एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक करते हैं, मगर दोनों की पावर सेम होती है और कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता इस फाइट को। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें देव को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि आखिर इतने बरसों तक मैंने मेहनत की है, मैं तुम्हें हासिल कर ही रहूंगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक हैमर को जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो हैमर काफी ज्यादा ही भारी होता है जिसे वो उठा ही नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि ये बात उसको अच्छी नहीं लगती। तभी देव एक जोरदार पंच मारता है उस हैमर को निकालने के लिए। तभी हम देखते हैं कि देव की उस पंच में इतनी ज्यादा पावर होती है कि अर्थ और सामने माउंटेन होता है उसके बीच में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मैक्स और टीना को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मैक्स टीना पर अपना एक पावरफुल अटैक करके उसे पीछे फेंकता है। तभी वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्लड बेचकर उससे आइस बॉल बनाऊंगा, फिर मैं उसे मार्केट में बेचा करूंगा, उससे जितने भी पैसे आएंगे हम उसे हाफ ऑफ कर लेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो टीना होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ टीना कहने लगती है कि बकवास बंद करो। तभी मैक्स कहता है कि मेरी बात मान लो, अब तुम्हारे पास पावर नहीं बची है। मगर टीना को हम देखते हैं जो काफी ज्यादा जिद्दी होती है और फाइट करने स्टार्ट करती है दोबारा, मगर मैं कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा, मेरा तुम पर इस पहाड़ से भी ज्यादा है। ये कहते ही वहाँ पर हम उस माउंटेन की एक रॉक को देखते हैं जो नीचे आकर गिरता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मैक्स होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और टीना यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर भाग जाती है, जिसे देखकर मैक्स उसके पीछे भागता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर वो टीना का पीछा कर ही रहा होता है, तभी माउंटेन से देव भी आकर गिरता है जो सीधा टीना के ऊपर आ रहा होता है। जिस सीन को देखते ही वहाँ पर मैक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मैक्स कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते ही मैक्स उसके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है, मगर हम देखते हैं वहाँ पर जो देव होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने एक ही पंच से वहाँ पर मैक्स को पीछे फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि टीना वहाँ पर देव को देखकर कहने लगती है कि ये लड़का कितना ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे भी इसकी तरह बनना है। मगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो देव होता है वो कहने लगता है कि देखो लड़की, मुझे मेरे होते हुए किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो टीना होती है वो वहाँ पर ज्यादा भाव नहीं देती देव को और चली जाती है। देव को वहाँ पर एक लॉकेट मिलता है जिसे देव उठा लेता है और उसे दोबारा से उस हैमर की याद आने लगती है। अभी वो उस हैमर के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि वो हैमर को नहीं उठा पाता और वहाँ पर जो हैमर का हैंडल होता है वो देव के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर देव और ज्यादा भी चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत हो गया। मगर तभी उस हैमर के जो हेड होता है नीचे पड़ा हुआ होता है, उससे एक लड़की की वॉइस आती है जो कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ कई बरसों बाद कोई आ ही गया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि एक हैमर कैसे बातें कर सकता है, ये नहीं हो सकता। अगर तभी हम उस हैमर में जो लड़की की वॉइस होती है उसे सुनते हैं जो कहने लगती है कि जल्दी यहाँ से निकलो, तुम भी यहाँ पर मरोगे और मैं भी यहाँ पर मरूंगी, वेस्ट नहीं करो, मुझे उठाओ, यहाँ से निकलो। ये कहते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो पूरे के पूरे हैमर को उठा के वहाँ से बाहर निकलता है। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो देव होता है वो बाहर आते ही कहने लगता है कि आखिरकार 10 साल बाद मैंने इस हैमर को अचीव कर ही लिया और अब मैं एक इमॉर्टल बनूंगा। ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश होता है, मगर जो हैमर के अंदर वॉइस होती है वो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद कर, हैंडल को मेरे हेड पर लगा दो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो देव होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ उस हैमर से बाहर एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर देव काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके आसपास घूमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो देव होता है वो कहने लगता है कि क्या तुम एक फेरी तो नहीं हो, यहाँ पर कैसे आई हो। जहाँ हम देखते हैं इस सारी बातों को सुनकर वहाँ पर जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि तो बस एक लिटिल गर्ल हूँ जो इस हैमर में कैद थी। जिस पर देव कहने लगता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी मार्शल आर्ट स्किल्स हैं या नहीं, मुझे तो इसके बारे में बताओ। जिस पर वो लेडी कहती है कि पागल तो नहीं हो गई, ये कैसी ख्याली दुनिया में तुम घूम रहे हो। ये कहते ही वहाँ
पर हम देखते हैं जो देव होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जहाँ देव कहने लगता है कि बस तुम वापस चली जाओ, तुम्हारा कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मगर जब भी तुम्हें मेरी याद आई तो इस हैमर को जरा सा नॉक कर देना, मैं आ जाऊंगी। कहते ही वहाँ पर देव उस हैमर को उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि देव अपने घर आ जाता है, जहाँ उसकी मदर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा देती है। कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अब अपने मकसद को अचीव कर लिया है और अब मैं तुम्हें एक सच बताने वाली हूँ और ये सच काफी ज्यादा ही बुरा लगेगा तुम्हें और मुझे माफ कर देना। ये बात कहते ही वहाँ पर वो लेडी कहती है कि देखो देव, मैं तुम्हारी रियल मदर नहीं हूँ और तुम्हारी जो रियल मदर थी जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो पता नहीं किधर है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सुनते ही वो लेडी वहीं पर ही गिर जाती है और देव उसके पास भागता है, कहने लगता है कि ये मदर आप कैसी बातें कर रही हैं। तभी हम उस लेडी को देखते हैं जो कहने लगती है कि देखो देव, एक रॉयल फैमिली के प्रिंस हो और पिछले 10 साल से ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मुझे सही समय नहीं मिल रहा था और आज वो समय आ ही गया। तुम्हें अपने फादर से बदला लेना ही होगा चीजों का। बात सुनते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि किंग के पास एक लेडी आती है जो कि उसकी बेटी होती है, इसका नाम सिया होता है। तभी हम देखते हैं कि सिया अपने फादर से पूछती है कि फादर आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है, जिस पर सिया का फादर कहने लगता है कि वहाँ से वो हैमर गायब हो गया है और उस हैमर के बारे में पता लगवाओ कि उस हैमर को किसने उठाया है और वो किसके पास है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो सिया होती है वो कहती है कि फादर ले कितने सालों से वो हैमर वहीं पर ही पड़ा हुआ, अब ऐसा कौन पर्सन आया है जो उस हैमर को हमसे छीनना चाहता है, मैं जाकर उसे देखती हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर सिया का फादर कहता है कि हाँ तुम जाओ, मैं थक चुका हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। कहते ही वहाँ पर आगे की तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिया जैसे ही महल से बाहर आती है उसके पास एक आदमी आता है जो कहने लगता है कि आपके फादर ने इतनी जल्दी में आपको क्यों बुलाया था, जिस पर सिया उसको सारी बात के बारे में एक्सप्लेन करती है। तभी वो आदमी काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि इतने सालों से कोई भी उस हैमर को हिला भी नहीं पाया, मगर ऐसा कौन पर्सन आया है जो उस हैमर को वहाँ से निकाल कर ले गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ है। कहते ही वहाँ पर हम सिया को देखते हैं जो आगे बढ़ती है और वहाँ पर एक पर्सन को बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे ही सामने आता है सिया उसे सारी स्टोरी के बारे में बताती है और कहने लगती है कि वो हैमर गायब हो गया है, उसे जल्दी से ढूंढ कर ला और जिसके पास भी है उसे मुझे आकर वापस दो और उस बंदे को भी मेरे सामने ला। सुनते ही वहाँ पर वो जो पर्सन होता है वो हैमर के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हमें देव और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मदर कहने लगती है कि देव देखो, जो शेंग फैमिली थी उन्होंने एक फाइट की और उनकी फाइट में जितने भी आदमी थे वो सब के सब मारे गए, मगर उनमें एक पर्सन बचा था और एक पर्सन वहाँ से वो किंग था निकल गया था और उसके बाद उस किंग को एक बेटा हुआ और वो बेटी तुम हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने पास रखने से मना कर दिया और कहा कि ये एक साधारण सा इंसान है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता और एक मामूली से आदमी को दे दिया। बचपन में जिसे तुम पे गए थे वो मामूली आदमी मैं ही थी। सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो कहने लगता है कि मदर आप किसी किस्म की भी चिंता मत करें, अगर मेरे फादर मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते तो मैं आपके साथ रहना चाहूंगा। आज से मेरी आप ही मदर है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने फादर की भी जरूरत नहीं है अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो देव की मदर होती है वो कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खास पर्सन हो, ये बात तुम्हारे फादर को बताई थी जैसे ही वो वॉर खत्म हुई थी, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास ले गई थी, मगर उन्होंने मुझे वहाँ पर कुछ सिल्वर और गोल्ड दिए और यहाँ से तुम्हें ले जाने का कहा। उसके बाद मैं इस चिनियो माउंटेन पर आ गई और 10 साल से अब तुम मेरे साथ हो। मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि अब तुम अपनी कल्टीवेशन पूरी करोगी और उस गॉड हैमर को यहाँ पर लेके आओगे, तब मैं तुम्हें ये सारी बातें बता दूंगी। और आज वो दिन आ ही गया आखिरकार के तुम उस गॉड हैमर को अपने पास लेकर आ गए और सही समय भी आज ही था और आज के दिन मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता ही दी। ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि तुम्हें अब अपने फादर और बाकी सबसे बदला लेना ही होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। बात कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है, जहाँ सिया कहती है कि वो जो हैमर था वो कितने सैकड़ों सालों में उस चिया माउंटेन पर था, मगर पता नहीं उस हैमर को कौन ले गया है, मुझे इस बात को पता लगवाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम सिया को देखते हैं जो वहाँ अपने घोड़े को तेज करती है और वहाँ से चली जाती है। हमारा सीन दोबारा से देव के पास शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि देव की माँ ये सारी स्टोरी सुनाकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है। तभी वो देव से कहने लगती है कि क्या तुम अब एक इमोर्टल बन चुके हो या नहीं। हैमर तो अब तुम्हारे पास आ गया है, अब कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। सच सच बताओ देव, क्या तुम अब एक इमोर्टल हो या नहीं। जिस पर हम देखते हैं ये बातें सुनकर वहाँ पर जो देव होता है वो कहने लगता है कि माँ ऐसा नहीं है, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैं अभी तक एक इमोर्टल नहीं बना हूँ। ये बात
बात सुनते ही वहाँ पर वो अपनी माँ को उस हैमर को दिखाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि ये एक हैमर है और मामूली सा हैमर है और ये टूटा हुआ भी है, जिसे देखकर वहाँ पर देव की माँ को अच्छी फीलिंग नहीं आती और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कहते ही वहाँ पर वो अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाता है और कहने लगता है कि ये जो हैमर है ये एक मामूली सा हैमर है। इस हैमर को जैसे ही मैंने वहाँ से उठाया था, इसमें से एक लेडी की आवाज आ रही थी और जैसे ही मैंने इस हैमर को खोला, इसमें एक लेडी थी जो बाहर आ गई। जहाँ हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वहाँ पर देव की माँ को कुछ यकीन नहीं आ रहा होता देव पर। ये सारी बातें सुनते ही वहाँ पर हम देव की माँ को देखते हैं, जो कहने लगती है कि देखो देव, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे सिर्फ तुमसे एक ही बात कहनी है कि अब तुम आगे जिस काम के लिए बढ़ रहे हो उस पर काफी ज्यादा मुसीबतें आएंगी तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी जान भी इस काम में जा सकती है, मगर तुमने इतनी जल्दी हार नहीं माननी और अपने आप पर भरोसा रखना है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि देव की माँ वहाँ पर देव को शादी करने का भी कहती है और कहने लगती है कि प्लीज तुम शादी कर लो, कि तुम्हें कुछ होता है तो तुम्हारे पीछे कोई ऐसी लेडी बचे जो तुम्हारे बेटे को जन्म दे सके और तुम्हारी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके, ऐसा मत करो। देव ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो टॉपिक को चेंज करता है और कहने लगता है कि माँ बात अब मुझे जाना होगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। कहते ही देव वहाँ से अपने घोड़े को निकालता है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि देव की माँ वहाँ काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है देव के लिए। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि देव चलते चलते काफी आगे आ गया होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही आगे जा रहा होता है उस हैमर से आवाज आती है और कहने लगती है कि वो आवाज, अच्छा तो तुम्हारी मदर ये चाहती है कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा एक बेटा हो। बात सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो कहने लगता है कि आखिरकार ये कौन बात कर रहा है। तभी वो देखता है कि ये सारी वॉइस उस हैमर से आ रही है, जिसे देखकर देव वहाँ पर दोबारा कहने लगता है कि तुम तो चुप करो। जिस पर हम देखते हैं वो लेडी कहने लगती है कि सासू माँ वैसे तो काफी ज्यादा ही अच्छी थी। जिस बात को सुनते ही वहाँ पर देव कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुमने मेरी माँ को सासू माँ भी बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात कहते ही वहाँ पर जो लेडी होती है उसका नाम देव को याद नहीं आ रहा होता। तभी देव कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हें गोल्डन गर्ल बोलूंगा अगर तुम्हें ये नाम अच्छा लग रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि हाँ, आज मुझे ये नाम भी अच्छा लग रहा है और मेरी बात सुनो कि अब से तुमने मुझे ये नाम दे दिया है और मुझे इसी नाम से पुकारना, मुझे किसी किस्म की हैमर लेडी कहकर नहीं पुकारना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि देव एक एरिया पे पहुँचता है जिसका नाम नैनबाई होता है, जहाँ हम देखते हैं कि देव जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वहाँ पर दो पहरेदार खड़े हुए होते हैं जो देव से कहने लगते हैं कि तुम आगे कहाँ जा रहे हो, हमें भी तो बताओ। जिस पर देव आगे बढ़ता है मगर वो पहरादार अपनी भाला को देव की तरफ कह देते हैं और कहने लगते हैं कि पीछे हो जाओ, इससे पहले कि हम इस भाला को तुम्हारे पेट के अंदर घुसेड़ दें। अभी हम वहाँ पर देव को देखते हैं जहाँ देव कहने लगता है कि मैं एक रॉयल फैमिली का किंग हूँ, तुम मेरे सामने ऐसे आ रहे हो तो तुम्हें इसकी सजा मैं जरूर दिलवा कर रहूंगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बात सुनते ही वहाँ पर हम उन सिपाहियों को देखते हैं जो आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे सेक्ट से वैसे भी एक पर्सन गायब है, अगर हम इस पर्सन को अपने सेक्ट में डाल दे किसी को पता भी नहीं चलेगा, इससे हम पहले तो काल कोठरी में डालते हैं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो देव को वहीं पर मारकर बेहोश कर देते हैं और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि देव एक काल कोठरी में बंद होता है, जहाँ पर हैमर गर्ल भी उसके सामने खड़ी हुई होती है जिसका नाम गोल्डन गर्ल रख दिया था देव ने। भी हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल देव से कहने लगती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। जिस पर हम देखते हैं देव कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे बाहर आई हो, मुझे बताओ। जिस पर गोल्डन गर्ल कहती है कि मैंने उन लोगों को कहा कि इस हैमर से इस डंडे को निकालो, तभी उन्होंने इस स्टिक को निकाल दिया और मैं बाहर आ गई और वो डर के मुझे यहाँ पर और तुम्हारे साथ बंद करके चले गए हैं। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गोल्डन गर्ल होती है वो कहने लगती है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये लोग बातें कर रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर एक घोड़े का वेस्ट उठाने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो घोड़े का वेस्ट उठाए, तो इसीलिए अच्छा है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना तुम इन चीजों के लिए यहीं पर ही फंस जाओगे और आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ये कहते ही वहाँ से हम देव को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से उस काल कोठरी से निकलता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, मगर वो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है उसे वहाँ पर दो लोग नजर आते हैं जो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि देव उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कोई नहीं टीना और मैक्स होते हैं जो अभी तक फाइट कर ही रहे थे। बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्स वहाँ पर खड़ा हुआ होता है उसकी नजर वहाँ देव पर पड़ जाती है और वो सीधा अटैक करके देव पर से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहाँ भागोगे। मगर वहीं पर ही हमें टीना को दिखाया जाता है जहाँ टीना हवा में आती है और देव को उस अटैक से बचा देती है, जिस पर देव वहाँ पर टीना का धन्यवाद करता है और कहने लगता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। ना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं कि जो सामने से मैक्स खड़ा हुआ होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है वहाँ पर देव के ऊपर, मगर देव उसे अपनी 2 उंगलियों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर टीना वहाँ पर चौंक जाती है और कहने लगती है कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। बात करते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैक्स
मैक्स होता है वो कहने लगता है कि मैं अभी तुमसे फाइट नहीं कर सकता, मुझे कहीं जाना है। तभी हम देखते हैं देव कहता है कि चले जाओ, मगर पर हम मैक्स को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, मगर वहाँ पर देव ने उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से मैक्स आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि जो देव होता है वो वहाँ उस मैक्स की स्वॉर्ड को छोड़ देता है और मैक्स काफी ज्यादा ही तेजी से वहाँ से निकल देता है। सीन के साथ हम टीना को देखते हैं जो देव के ऊपर स्वॉर्ड तान देती है और कहने लगती है कि मेरे करीब भी मत आना, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मगर वहाँ पर जो देव होता है वो टीना को समझाने की कोशिश करता है, टीना नहीं समझती और अटैक करती चली जाती है। इस पर देव उन अटैक को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है, लेकिन गलती से वहाँ पर वो टीना को एक लात मार देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टीना काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पर ही हम देव को देखते हैं जो जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है कि मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर तुम खुद ही इतना ज्यादा क्लोज आ गई कि मुझे इस किक को यूज करना ही पड़ा। वहीं पर ही हम देव को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते उसे काफी ज्यादा भूख लग गई होती है। तभी हम देखते हैं कि देव कह रहा होता है कि ये तो पैसे ही इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी, इस फाइट में मैंने अपने आप को एंगेज किया तो अब तो और ज्यादा ही भूख लग रही है, अब तो कुछ करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि देव को और गुस्सा भी आता है, यहाँ पर वो उस हैमर को एक किक मारकर कहने लगता है कि खैर मैं इतनी तेज धूप में यहाँ तक चल के आया हूँ, मगर ये हैमर यहाँ पर कितने ज्यादा आराम से पड़ा हुआ है, मुझे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। कहते ही वहाँ पर देव को काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मगर वहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है, जहाँ वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो और डिस्टरबेंस क्यों पैदा कर रहे हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर देव कहने लगता है कि ओल्ड मैन देखें, जो आपसे कुछ बात पूछनी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर देव उस ओल्ड मैन को कहने लगता है दिल ही दिल में कि ये ओल्ड मैन कुछ साधारण पर्सन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि इसके पास कोई ना कोई नॉलेज जरूर है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर देव कहने लगता है कि ओल्ड मैन ये उस इमॉर्टल बुक के बारे में कुछ पता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि इमॉर्टल बुक को तुम क्या करोगे। जिस पर देव कहता है कि इस बात को छोड़े, बस मुझे उसकी लोकेशन बताए। जिस पर ओल्ड मैन कहने लगता है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बताऊं, यहाँ तक कि मुझे तुम कोई कारण भी नहीं बता रहे। अगर यहाँ पर एक ही बात होती है देव के मन में कि वो जाएगा उसको उठाकर, उसमें जितने भी इमॉर्टल बनने के तरीके होंगे और जो जो भी होगा वो उसको सीखेगा और प्रैक्टिस कर कर वही ही रहेगा। बस सुनते ही वहाँ पर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंसिस्ट करवाने के बाद कहने लगता है कि ठीक है, इतना बोल ही रहे हो तो तुम्हें मैं एक स्टोन के पास ले जाता हूँ और वहाँ पर एक कार्ड हो, उस कार्ड में तुम्हारी सारी की सारी असलियत आ जाएगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो ओल्ड मैन उस स्टोन के पास जाता है, वो वहाँ से एक कार्ड उठाकर कहने लगता है कि लड़के, तुम जैसे कमजोर इमॉर्टल को तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। जिस पर हम देखते हैं कि देव उन्हें काफी ज्यादा कहता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे अपने पास रख ले, मैं भी एक पावरफुल इमॉर्टल बनना चाहता हूँ। मगर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहता है कि देख, तुम जैसे इमॉर्टल को हम लोग फॉल्ट इमॉर्टल कहते हैं, मगर फिर भी तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो हम तुम्हें रख लेंगे, तुम में इतनी ज्यादा शक्तियाँ नहीं है। अगर एक काम हो सकता है, मैं तुम्हारी स्पिरिट को देखूंगा और तुम्हारी कोशिशों को देखूंगा, अगर तुम में ज्यादा जुनून हुआ और ज्यादा जज्बा हुआ एक इमॉर्टल बनने का तो मैं तुम्हें अपनी सारी टेक्निक्स और अपनी सारी जिंदगी के तजुर्बे सिखाऊंगा और उससे तुम्हें एक इमॉर्टल बनाऊंगा, वो भी मैं एक शर्त पर करूंगा, अगर तुम में ये सब चीजें करने का जुनून हुआ। ये कहते ही वहाँ से वो मास्टर निकल जाता है और तभी हम देव को देखते हैं जो कहने लगता है आखिर ये कर कर ही दिखाऊंगा। ये कहते ही जैसे ही वो मास्टर वहाँ से बाहर निकलता है, उनके पास एक सैनिक आता है, जहाँ वो सैनिक कहने लगता है कि मास्टर, मैंने सुना है कि आपको एक इमॉर्टल मिला है। जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ, मुझे एक इमॉर्टल मिला है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सैनिक होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हाँ आपको एक बात बताने आया था, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। कहते ही वहाँ पर वो सैनिक कहता है कि वो जो हैमर था ना उन माउंटेन्स में, वो वहाँ से गायब हो गया है और उसकी तलाश के लिए सब काफी ज्यादा परेशान है कि उस हैमर को किसने उठाया। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें अंदर की तरफ देव को दिखाया जाता है, जहाँ देव भी इस बात को सुन लेता है। हम देखते हैं कि देव कहने लगता है कि हाँ, ये वही हैमर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वो सैनिक गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ये मजाक की बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर मास्टर वहाँ पर उस सैनिक को रोक लेता है, मगर देव वहाँ पर मारने से बिल्कुल भी नहीं हटता और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, यही वो है, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आकर मेरी पावर्स देख लो। कहते ही वहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि सैनिक, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे खुद ही समझा लूंगा। ये कहते ही मास्टर आगे बढ़ता है और उस हैमर उठाता है, जहाँ वो कहने लगता है कि अगर ये झूठ हुआ तो मैं लड़के तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही जैसे ही वो मास्टर उस हैमर को उठाने की कोशिश करता है, वो हैमर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर समझ जाता है कि ये वही हैमर है। तभी मास्टर जल्दी जल्दी उन सारे डोर्स क्लोज कर देता है और कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो, ऐसे कैसे सबको बता रहे हो इस हैमर के बारे में, कहीं कोई देख ना ले, जल्दी से डोर क्लोज कर दो। कहते ही वहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। तभी हम देखते हैं कि जो होता है वो कहने लगता है कि मैं आपको
नहीं जानता। जहाँ मास्टर कहता है कि मैं इस क्लैन का हेड हूँ, मैं भी कोई मामूली सा पर्सन नहीं हूँ, यहीं पर रुको। मगर देव वहाँ से जाने के लिए काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है। ये बात मास्टर को पसंद नहीं आती। जहाँ मास्टर देव को अंदर की तरफ धक्का देकर कहने लगता है कि यहीं पर ही रुको, कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा ही मार्शल आर्ट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसे एक एक करके दिखाने लगता है। मगर वहाँ पर देव को इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। मगर ये बात वहाँ पर जो मास्टर होता है उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पर देव को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करता है और देव को आखिरकार रोक ही लेता है। जहाँ देव कहने लगता है कि मुझे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि यहीं रुक जाओ, हमारे यहाँ स्कूल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सिखाया जाता है, काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ मैं, तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बना सकता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ प्लीज, तुम एक इमॉर्टल लेवल के पावरफुल पर्सन बन सकते हो। कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो देव होता है उसको इमॉर्टल का नाम सुनकर काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं एक इमॉर्टल बन जाऊँ। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जो एक राजा के पास आ जाती है और राजा से कहने लगती है हमारा वो हैमर गायब हो गया है और हमें नहीं पता चल रहा कि उस हैमर को किसने उठाया है। अगर मुझे यहाँ तक के शक है कि आप लोग उस हैमर को उठा सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो राजा होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग के उस फालतू हैमर को तो मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहता और ये बात सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे हैमर को उठाऊंगा। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा होता है वो अपने सैनिक को हुक्म देता है और कहने लगता है कि जितने भी कीमती हैमर हैं वो लाकर इसे दिखाओ और ताकि इसे यकीन आ जाए। तभी वो सैनिक सारे हैमर को लाता है मगर सिया कहने लगती है कि इनमें से कोई भी वो हैमर नहीं है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स की एंट्री होती है जहाँ मैक्स कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर थर्ड प्रिंस यहाँ पर आया है जो कि उस गोल्डन लिस्ट में टॉप 3 में है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सिया के ही बारे में बात कर रहा होता है मगर सिया उसको पता ही नहीं होता कि वो एक लड़की होती है। ये कहते ही सिया उसकी बातों को टोटली इग्नोर करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते। ये बात सुनकर वहाँ पर जो लड़का होता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी हम उस राजा को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो हैमर किसने उठाया है मगर मुझे उस पर्सन से जरूर मिलना है जिसने वो कीमती और इतना ज्यादा भारी हैमर उठाया है। उस हैमर को तो कोई भी नहीं उठा सकता। उस लड़के ने आखिरकार इस हैमर को कैसे उठाया है। कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें देव को दिखाया जाता है जो एक एरिया में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मास्टर की एंट्री होती है जहाँ देव उस मास्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि आप इतने ज्यादा यंग कैसे हो गए, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देव 84 इयर्स का था, मैंने अभी अपने 40 साल तो तुम्हें दे दिए, बाकी 44 साल बचे, अब तो मैं सिर्फ 44 साल का बचा हूँ। मैंने अपनी जितने भी तजुर्बा और जितने भी पावर थी वो सब की सब तुम्हें डोनेट कर दी है देव। सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो देव होता है वो मास्टर से कहने लगता है कि प्लीज मास्टर मुझे ये बताएं कि ये पावर्स आपने मुझे ही क्यों दी। आपकी एकेडमी में तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इतने ज्यादा पावरफुल हैं मगर आपने ये पावर मुझे ही क्यों दी। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो देव से कहने लगता है कि यहाँ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग पावर और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग तजुर्बा मैंने तुम्हें ही क्यों दिया है आखिर। कहते ही वहाँ पर वो मास्टर उसे जैसे ही बाहर निकाल लेता है और वहीं पर ही हम देखते हैं वो मास्टर कहने लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के इंसान होते हैं। जिस पर वहाँ देव जवाब देता है और कहता है कि हाँ सिर्फ 2 ही होते हैं, एक आदमी होता है और एक औरत। जिस पर मास्टर कहने लगता है कि बेवकूफ है तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एक इमॉर्टल और एक मार्शल आर्ट के बारे में। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो उसे बताने लगता है कि यहाँ पर तक इमॉर्टल नहीं आए थे, उससे पहले सब लोग एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा पावरफुल होते थे, यहाँ तक कि वो इमॉर्टल को भी ज्यादा आसानी से हरा देते थे। मगर जब से इमॉर्टल ने अपनी पावर्स को सही तरीके से टैकल करना सीखा है, कोई भी अब मार्शल आर्ट यूजर नहीं बनना चाहता, सब के सब यही चाहते हैं कि वो एक इमॉर्टल बन जाए। सारी बात कहते ही वहाँ मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि इस सारी बातों का मकसद ये है कि एक बेवकूफ ही क्यों ना हो वो भी एक काफी ज्यादा शक्तिशाली पर्सन बन सकता है अगर वो लगन और मेहनत से काम करे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो देव होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि मास्टर आपने मुझे ही टारगेट किया और ये बात आप मुझे ही बोल रहे हैं कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ और नालायक हूँ। बात सुनते ही वहाँ पर जो देव होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे एक बेवकूफ समझ रहे हैं तो मैं आपको एक मॉडल बनकर दिखाऊंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो
देखो इमॉर्टल तो कोई भी बन सकता है, मगर अगर 3 सालों के अंदर ही एक इमॉर्टल बन जाते हो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो और वाकई में इतने ज्यादा शक्तिशाली पर्सन हो। बात कहते ही वहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो तसल्ली से वहाँ पर सारी बातें देव को समझाता है और कहने लगता है कि देखो कोई भी माँ के पेट से ना मार्शल आर्टिस्ट बन के आता है ना ही कोई इमॉर्टल। सबको सीखने में लोगों को 200 ईयर्स लग जाते हैं, तुम्हें भी काफी समय लगेगा, मगर मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी पावर्स को और अपने आप को इसी तरह जाया नहीं करना है। मैंने तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा क्वालिटीज देखी है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है अपनी उम्र डोनेट करने के लिए, तो इसीलिए तुमने मेरा साथ देना ही होगा और अपने आप को इस दुनिया में इतना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बनाना होगा कि लोग तुम्हारी मिसालें दे। मेरी ये बात भी याद रखो, देखो होप भी कभी मत हारनी चाहिए। जैसे कि 10 सालों से मैंने तुम्हारा ही इंतजार किया, मुझे यहाँ तक कि इतने ज्यादा शक्तिशाली योद्धा भी मिले थे जो एक मॉर्टल गॉड भी बनने वाले थे, मगर मुझे तुम ही क्यों पसंद आए। देखो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, मुझे तुम ज्यादा ही आगे जाते हुए पर्सन लग रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। अब मेरी बातों को एक कान से सुनकर निकाल नहीं देना, बल्कि मेरी बातों पर अमल करना। देव बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि देव काफी ज्यादा बोर हो चुका होता है और कहने लगता है कि बस भी करो, अब मुझे काफी ज्यादा बोरियत हो रही है। तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो अंदर की तरफ से एक लेडी को आवाज देता है और कहने लगता है कि आ जाओ, मैं देव से पैसे लेकर शादी कर लूंगा तुम्हारे साथ और हम दोनों की शादी हो जाएगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें देव को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है, अपने बैग को वहाँ से पैक करके निकाल रहा होता है, जहाँ वो कहने लगता है कि मैं ही बेवकूफ था कि इस ओल्ड आदमी के पास आया, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये तो सिर्फ मेरा समय ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर वो हैमर आता है और उस हैमर के साथ देव भी वहीं गिरता है और हैमर भी गिरता है। तभी वो लेडी बाहर आती है, जहाँ वो लेडी कहने लगती है कि देखो देव मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए मिला या नहीं। जिस पर देव कहने लगता है कि देखो गोल्डन लेडी, ये कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला है, यहाँ तक कि मेरे पास खुद भी कुछ खाने को नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो गोल्डन लेडी कहने लगती है कि देव देखो अगर मुझे कुछ खाने को लिए नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारी बीवी कैसे बनूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर देव को गुस्सा आने लगता है, जहाँ देव कहता है कि वर्ल्ड में एक से एक बढ़कर बेवकूफ बैठा हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ। कहते ही वहाँ से हम देखते हैं कि देव और हैमर गर्ल निकल जाते हैं, जहाँ देव कहता है कि पहले यहाँ से निकलो। तभी हमें अगले ही सीन में मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर देव से काफी ज्यादा उम्मीदें लगा कर बैठा होता है और कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल पर्सन बनेगा और मेरा साथ देगा। मगर यहाँ हम देखते हैं कि जो मार होता है उसे पता ही नहीं होता कि देव यहाँ से निकल चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर देव और वो गोल्डन लेडी ऐसी जगह पर आ जाते हैं जो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है आराम करने के लिए। हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल कहने लगती है कि देखो देव हमें अब कुछ करना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर देव कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, जहाँ हम गोल्डन गर्ल को देखते हैं जो कहने लगती है कि मैं सासू माँ की बातों के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ सासू माँ ने हमसे ये सब कुछ कहा था, हमने शादी करनी। ये बात सुनते ही वहाँ पर देव हैरान होता है और कहने लगता है कि ये तो कभी भी नहीं कहा था कि तुमसे शादी करनी है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। जिस पर देव के ऊपर वो लेडी आने लगती है, कहती है कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम देव। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो देव होता है वो वहाँ पर उस गोल्डन गर्ल को धक्का दे देता है और कहने लगता है कि तुम उम्र में 500 साल से बंद हो और तुम कितनी ज्यादा बूढ़ी हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो गोल्डन गर्ल होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ गोल्डन गर्ल कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, बूढ़े तुम होगे मैं नहीं हूँ। कहते ही वो उसके कान से पकड़ लेती और कहने लगती है कि तुमने मुझे हैमर से निकाला है और उस हैमर के बाद तुमने मेरा नाम भी रखा है, तो इस तरह मैं तुम्हारी वाइफ हो गई हूँ और आज के बाद तुमने अगर मुझे वाइफ मानने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो गोल्डन गर्ल होती है वो सामने एक स्टैचू के पास चली जाती है और उससे प्रार्थना करने लगती है कि हमें एक बेबी दे दे। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर जो होता है वो कहने लगता है कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो, इससे तुम्हें काफी ज्यादा बड़ा पाप मिलेगा, ऐसा मत करो। ये कहते ही वहाँ स्टैचू को लात मारती है और जैसे ही हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल उस स्टैचू को लात मारती है, उसके पीछे टीना बैठी हुई होती है, जिसे देखकर वहाँ पर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो गोल्डन गर्ल होती है वो देव से कहने लगती है कि इसको तुमने यहाँ पर छुपा कर रखा है, मुझे पता है कि तुम इसे पसंद करते हो। मगर वहीं पर ही हमें देव को दिखाया जाता है जो ये मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं मैं इसको नहीं जानता। तभी वो टीना को कहने लगता है कि टीना तुम ही इसे समझाओ। मगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि टीना उस स्वॉर्ड को आगे की तरफ कर लेती है और कहती है कि मेरी तरफ आने से पहले 100 बार सोच लेना। कहते ही वहाँ पर हमें उस गोल्डन गर्ल को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कह रही होती है कि इस लड़की को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरे हस्बैंड के ऊपर डाका डाला है। कहते ही वहाँ पर वो गोल्डन गर्ल काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मगर सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है जो टीना होती है वो भी ज्यादा गुस्से में आकर कहने लगती है कि मेरे बारे में ऐसी बकवास मत करो, ना ही मैं इस लड़के को जानती हूँ, ना ही तुम मुझ पर से कोई इल्जाम लगा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वहाँ हम देखते
देखते हैं कि टीना अपनी स्वॉर्ड को सीधा अटैक कर देती है वहाँ उस गोल्डन गर्ल के ऊपर, मगर हम देखते हैं कि वो गोल्डन गर्ल उस स्वॉर्ड को पूरे की पूरी खा जाती है। हाँ, वो उस स्वॉर्ड कर खाकर कहने लगती है कि देव अब मेरा पेट भर गया है, अब कुछ खाने को मिला ना मुझे। इस सीन को देखते ही वहाँ पर देव भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ तक कि टीना भी हैरान होती है कि ने एक स्वॉर्ड कैसे खा ली। वहीं पर ही हम देव को देखते हैं जहाँ देव दोनों को समझाने लगता है और कहने लगता है कि तुम दोनों ही गलत फहमी के शिकार हो, हम ये लोग नहीं है, हम सबको मिलकर साथ रहना चाहिए। तुम लोग ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो, खासकर तुम गोल्डन गर्ल, तुम्हें समझ जाना चाहिए ये मेरी कुछ भी नहीं लगती, तुम ऐसे फालतू में ही इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकती। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा को दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि उस राजा का बेटा मैक्स होता है और मैक्स की फाइट वहाँ पर टिया के साथ रखी गई होती है, जहाँ हम देखते हैं कि मैक्स अपने फादर को कन्विंस कर रहा होता है और कहने लगता है कि प्लीज आप मेरी इस फाइट को कैंसिल करा दे। वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे पता है उसकी पावर्स के बारे में, वो मुझे एक ही झटके में हरा देगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो राजा बैठा हुआ होता है वो कहने लगता है अपने बेटे से, मैं शर्म करनी चाहिए, वो लेडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, तुम एक किंग के बेटे हो, तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो राजा बैठा हुआ होता है उसका सिपाही आ जाता है और कहने लगता है कि हैमर को हमारी टेरिटरी के आसपास देखा गया है। बात सुनते ही वहाँ पर मैक्स और राजा दोनों हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा पर्सन कौन है जो इतना ज्यादा पावरफुल है और इस टेरिटरी में भी घूम रहा है, हमारी इजाजत के बगैर हमें उसे ढूंढना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यह अपने उस गार्ड से पूछ रही होती है कि क्या तुमने उस मर के बारे में पूछताछ की या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। तभी हम उस गार्ड को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं, अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला, मगर मुझे एक अजीब सी बात पता चली है कि टीना भी इसी टेरिटरी में घूम रही है, मुझे टीना पे भी शक हो रहा है, मुझे टीना से भी पूछताछ करनी चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर सिया कहने लगती है कि नहीं बेवकूफ मत बनो, खाली उस पर नजर रखो, अगर वो ऐसी उल्टी सीधी कोई हरकत करती है तो उसे पकड़ कर ले आओ। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें टीना और उस गोल्डन गर्ल को दिखाया जाता है जहाँ हम टीना को देखते हैं जो गोल्डन गर्ल से कहने लगती है कि मुझे एक फेवर चाहिए था तुमसे, क्या तुम मेरी इस बात को पूरा करवाओगी या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो गोल्डन गर्ल होती है वो कहने लगती है कि अगर वो बात मेरे बस में हुई तो मैं जरूर तुम्हारी बात को पूरा करवाऊंगी। ये कहते ही वहाँ पर जो टीना होती है वो कहने लगती है कि मुझे देव से मार्शल आर्ट सीखनी है, क्या वो मेरा टीचर बन सकता है या नहीं। जिस पर हम देखते हैं कि गोल्डन गर्ल कहने लगती है कि वो तुम्हारा टीचर वो क्यों नहीं बन सकता, वो वैसे भी इतना ज्यादा शक्तिशाली है, वो इतनी ज्यादा पावर्स को अकेले क्या ही कर लेगा, उसको मैं कहूंगी कि वो तुम्हें भी कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाए। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्डन गर्ल होती है वो बाहर की तरफ जाती है, जहाँ बाहर उसे देव नजर आता है। तभी वो देव के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि टीना को तुम मार्शल आर्ट सिखाओगे। तभी हम देखते हैं कि जिस पर्सन को वहाँ पर सिया ने भेजा होता है पर नजर रखने के लिए, और वो पर्सन भी वहाँ पर देख रहा होता है सारे के सारे सीन को, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही अचानक जो देव होता है उसके पेट से एक रेड एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुंह से ब्लड होना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर गोल्डन गर्ल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो आवाज लगाती है कि टीना जल्दी आओ, यहाँ पर देव को कुछ हो रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर जैक को, जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर जैक जो होता है वो वहाँ पर आ रहा होता है जहाँ पर टीना खड़ी होती है। जैसे ही टीना अपने रूम से बाहर आती है मास्टर जैक उससे कहने लगता है कि टीना अब तुम्हारा पॉइजन कम हो रहा है, अब तुम्हें ये फ्रूट खाने होंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस टोकरी को लेकर वहाँ पर मास्टर को कोई रिप्लाई नहीं करती और चली जाती है। तभी अगले ही सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है टीना के इस रवैये से। हम देखते हैं कि वहीं पर ही अचानक मास्टर एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो सामने देव को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि देव को होश भी आ गया होता है, जहाँ मास्टर कहने लगता है कि तुम पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए थे, शुक्र है कि अब तुम वापस आ गए हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई है, मुझे भी यकीन है कि तुम प्रैक्टिस करने के लिए कहीं गए होगे। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर को ये लग रहा होता है कि यहाँ से देव भागा नहीं था बल्कि वो प्रैक्टिस करने के लिए कहीं गया हुआ था। देव की बॉडी भी अब रिकवर हो चुकी थी क्योंकि मास्टर ने वहाँ पर उसे कोई एंटीबायोटिक खिलाई हुई थी, जिससे देव की तबीयत में कोई ना कोई सुधार जरूर आ गया था। कहते ही वहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो आखिर में ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये है मारे तो तुम ब्लड सेक्ट के लीडर भी माने जाओगे। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो देव होता है उसे इन बातों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ देव कहने लगता है कि इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताएं कि
मास्टर मैं यहाँ पर आया कैसे, मैं तो कहीं दूर निकल गया था। मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पर देव की बात को पूरा इग्नोर कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे इस हैमर में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर लग रही है। हाँ, इस हैमर में तो हैंडल भी हुआ करता था, वो हैंडल कहाँ गया। ये कहते ही वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ देव खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ और मेरे बेहोश होने के बाद मैं यहाँ कैसे आया हूँ। मुझे आप ज्यादा जेद सिखाए मत और ना ही मेरे टीचर बनने की कोशिश करें। मुझे ये बताएं कि मुझे क्यों खून की उल्टी आई। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर वो मास्टर उसे समझाता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारे अंदर 3 किस्म की पावर है और यहाँ पर 3 किस्म के पॉइजन भी होते हैं। अगर तुम अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं करोगे और अपनी बॉडी से प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तो तुम्हें इसी तरह की उल्टियाँ होंगी और अचानक एक दिन तुम अपनी पूरी बॉडी की पावर्स को खो दोगे। इसीलिए तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को रोज परफॉर्म करना चाहिए ताकि तुम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सको। तुम्हें ऐसे आराम से बैठना नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो देव होता है वो कहने लगता है कि मास्टर अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपने आप को हर टाइम प्रैक्टिस में इंगेज रखूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि बस ज्यादा जोश में मत आओ। अगर तुम्हें एक अच्छा कल्टीवेटर बनना है तो तुमने अपनी बॉडी में एक प्योर हार्मोन को लाना होगा। प्योर हार्मोन एक मेल हार्मोन है, ये हार्मोन तुम्हारे माइंड को कंट्रोल में रख सकता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो देव होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जहाँ देव कहता है कि तुम इंसानों की तरह बातें नहीं कर सकते हो या ऐसी उल्टी सीधी कंफ्यूजिंग ही बातें करते रहोगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि इन्हीं बातों में तो मजा आता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है वो देव को हर किस्म की अटैक के बारे में सिखाना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि इस कल्टीवेशन लेवल के 9th लेवल होते हैं और अभी तक तुम 1st लेवल में हो। तुम्हें 2nd लेवल में जाने के लिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं करना होगा, खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को बिजी रखना होगा। ऐसे अगर फालतू बैठे रहे तो तुम कभी भी एक अच्छे कल्टीवेटर नहीं बन पाओगे। अपनी बॉडी को हर टाइम कल्टीवेट करना सीखो और हर टाइम जहाँ भी बैठो फालतू बैठने से गुरेज करो और अपने आप को किसी न किसी काम में इंगेज रखो ताकि तुम्हारी बॉडी हर पल पंप होती रहे। बात सुनते ही वहाँ पर हम देव को देखते हैं जहाँ देव कहने लगता है कि आप तो मुझे ऐसे मशवरे दे रहे हैं जैसे आप मेरे टीचर हैं। आप मेरे टीचर नहीं हैं। अगर आप इतने अच्छे होते तो आप मेरे मिलने के बाद ऐसे शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं भागते, आप मेरी कल्टीवेशन में मेरी मदद कराते। आप काफी ज्यादा लालची। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि देव उस मास्टर को लात मार के नीचे गिरा देता है। अभी हम मास्टर को देखते हैं जो उठता है और खड़ा होकर कहता है कि प्लीज मुझे अपना टीचर बना लो, लेकिन यहाँ पर देव मानने को रेडी ही नहीं होता और उस टोकन को निकालकर मास्टर को दोबारा से दे देता है। जहाँ वो मास्टर से कहने लगता है कि अपने इस टोकन को अपने पास रखें, मुझे आपके साथ नहीं जाना है और ये डोर जैसा टोकन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि हाँ ये वाकई में एक डोर है, एक यूनिवर्स डोर। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो देव होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि क्या ये एक यूनिवर्सल डोर है और वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। तभी हम देखते हैं मास्टर उसके थोड़ा सा दूर जाता है और उसे समझाता है कि ये किस तरह का यूनिवर्स डोर है और तभी हम देखते हैं कि मास्टर यूनिवर्स डोर को सीधा फेंक देता है वहाँ पर देव की तरफ, जहाँ देव उसे पकड़ता है और मास्टर कहता है कि देखो ये डोर गलत तरीके से फेंकता और तुम्हें इसे नहीं पकड़ पाते तो मैं तुमसे गारंटी से ये कह सकता हूँ कि तुम दोबारा फिर नहीं बचते। सारी बातें ही सुनते वहाँ पर हम देव को देखते हैं जो कहने लगता है कि बस करो ये ख्याली बातें, मैं थक चुका हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो मास्टर को किक मारते हैं जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर जाते जाते कहने लगता है कि तुम जितनी दफा भी मुझे मार लो लेकिन ये बात याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा। ये कहते ही वहाँ से मास्टर चला जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो गोल्डन गर्ल आ जाती है जो कहने लगती है कि मास्टर काफी ज्यादा लेट हो गया है, अब आकर खाना खा लो। जहाँ हम देखते हैं कि देव कहने लगता है कि गोल्डन गर्ल तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। वहीं पर हम टीना को भी देखते हैं जहाँ टीना भी वहाँ पर उस देव को मास्टर कहने लगती है। ये बात वहाँ पर देव को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग को दिखाया जाता है जहाँ हम किंग को देखते हैं जिसे एक लेटर मिलता है जिस लेटर पर लिखा हुआ होता है कि उस हैमर को किसी भी हाल में ढूंढना है। जहाँ हम देखते हैं कि किंग इस बात को सुनकर काफी परेशान हो जाता है और अपने सारे के सारे सैनिकों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि किसी भी हालत में उस हैमर को ढूंढ कर लाओ। अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसके सैनिक होते हैं उस पर इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो एक लेटर लिखता है जहाँ वो लेटर एक पर्सनल सिपाही को लिखता है और कहने लगता है कि 10 दिन के अंदर तुम्हें वो हैमर ढूंढ कर लाना है किसी भी हालत में। ये कहते ही यहाँ पर हमारा दोस्तों ये अमेजिंग सीरीज का लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दें और अगर आपको इस तरह की लॉन्ग वीडियोस पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे सेकंड चैनल को भी दोस्तों लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। उस पर हम द पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्ट सीरीज को कंटिन्यू रख रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।